पॉलिटी के सेकेंड चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमने देख लिया था कि जो बुक है आपका इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसमें हमने नेशन बिल्डिंग का जो चैप्टर था, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, किस तरह से इंडिया इंडिपेंडेंट होता है 1947 में और दो डोमिनियन बनता है, वन इज डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान एंड अदर इज डोमिनियन ऑफ इंडिया। अब इस डोमिनियन बनने के साथ ही क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है इंडिया उस टाइम में, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है, वो हमने देख लिया कि सबसे बड़ा नेशनल कंट्री को रिस्टोर करना, कंसोलिडेटेड करना, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया सबसे बड़ा चैलेंजेस था। और उसके साथ ही डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया, पॉवर्टी से लोगों को निकालना, लिटरेसी को इम्प्रूव करना, ये सारे चैलेंजेस था कि इंडिया को कंसोलिडेट करना सबसे बड़ा चैलेंजेस था। और उसके बाद फिर स्टेट को ऑर्गेनाइज करना, हमने लास्ट के क्लास में पढ़ा था कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो पास हुआ कि हर स्टेट अपनी आइडेंटिटी चाहता था कि मद्रास प्रेसिडेंसी से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इटसेल्फ वांट्स इट्स आइडेंटिटी। जो अब आपका वेस्ट पंजाब था उसे हिमाचल प्रदेश और आपका हरियाणा ने अपनी आइडेंटिटी चाहिए। जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी था उससे आपका गुजरात और महाराष्ट्र ने अपनी आइडेंटिटी चाहिए थी। उस तरह से असम से आपका मेघालय ने अपनी आइडेंटिटी बनाई, फिर मणिपुर और त्रिपुरा ने अपनी आइडेंटिटी बनाई। इस तरह से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चला और फिर जाकर के जिसमें इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो 14 स्टेट था और 6 यूनियन टेरिटरी था। और आज जो है आज जो मैं क्लास कर रहा हूँ ऑन द 5 अप्रैल, तो आज 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो किस तरह से हुआ, उसका डेवलपमेंट हुआ, तो उसके लिए हमने पूरा फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया था। किस तरह से और स्टेट का इंटीग्रेशन इंडिया में हो वो भी हमने देख लिया। बट इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया ने एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना और एक रिपब्लिक भी इंडिया बना। कि रिपब्लिक इन सेंस ऑफ कैसे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया और कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से हमने इंडिया को गवर्न करना स्टार्ट किया। तो उसमें डेमोक्रेटिक कंट्री में एक पार्टी का डोमिनेंस हुआ, दैट इज मतलब एक ही पार्टी का डोमिनेंस रहा 3 जनरल इलेक्शन में। अब आप देखें कि हम तो कह रहे हैं कि यस वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, कि हम जो है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे अंदर, बट फिर भी एक ही पार्टी का डोमिनेंस रहा। करीबन करीबन 3 जनरल इलेक्शन में तो कंप्लीट एक पार्टी का डोमिनेंस रहा। तो कैसे एक पार्टी का डोमिनेंस रहा तो उसको देखेंगे। बट इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री और एक इंडिया इज ए सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री। एक फ्रगाइल डेमोक्रेसी नहीं है, एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है। तो कैसे एक कंट्री का डोमिनेंस रहा इंडिया में, एक ही पॉलिटिकल पार्टी का किस तरह से डोमिनेंस रहा उसको देखेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से देखें तो हम देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट हुआ था। क्वेश्चन आएगा कि व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट, तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था। और आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बना था वो आपका फर्स्ट जो बना था 9 दिसंबर 1946 को बना था। और ये हम पढ़ चुके थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या कंपोजिशन था। 389 मेंबर्स जो थे वो टोटल स्ट्रेंथ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जिसमें से 292 मेंबर जो थे आपके ब्रिटिश इंडिया से आते थे, 70 जो थे वो प्रिंसली स्टेट से आते थे और 4 जो था वो आपका नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। तो इस तरह से 389 आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन था। और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में साइन जो हुआ वो 24 जनवरी 1950 को बहुत सारे थिंग्स पे सिग्नेचर हुआ। और आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो इफेक्ट में आया वो 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में आया। ठीक है, तो ये चीज हम देख चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस तरह से आया। बट क्या कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी गवर्नमेंट था? तो बिल्कुल था। दैट गवर्नमेंट वाज द इंटरिम गवर्नमेंट। वो एक इंटरिम गवर्नमेंट था। 1946 में जो इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन के बाद 47 में जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने जवाहरलाल नेहरू, he was not the elected prime minister, he was the interim government के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो इंटरिम गवर्नमेंट था। और इसके साथ ही एक इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इंडिया ने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया। और फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुआ वो 1952 में आपका इलेक्शन हुआ। जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ वो 1952 में हेल्ड हुआ। अब इलेक्शन के सामने भी बहुत बड़ा चैलेंजेस था कि इंडिया ने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया, बट हमारे सामने चैलेंजेस बहुत बड़ा था। और चैलेंजेस क्या था कि फ्री और फेयर इलेक्शन कराया जाए, कि आपका जो इलेक्शन हो वो पूरी तरह फ्री हो और फेयर हो, मतलब किसी एक पर्सन को, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर ना किया जाए। तो उस तरह का हमारे सामने चैलेंज था। और फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर जो बने थे वो बने थे सुकुमार सेन। कि सबसे बड़ा चैलेंजेस था कि इंडिया में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या था, कि सबसे बड़ा चैलेंजेस था कि आपका इलेक्शन तो कंडक्ट कराना है बट दैट इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर। आपका इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, सबसे बड़ा चैलेंजेस था। साथ ही साथ आप एक इलेक्शन कमीशन बनाओ, जो एक बॉडी बनाओ, दैट बॉडी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दैट बॉडी मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाओ एंड दैट बॉडी कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन 324 के अंतर्गत। एक
आर्टिकल 324 के अंडर एक इलेक्शन कमीशन बनाओ दैट कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो कि फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करा सके। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज क्लियर कि आपके सामने जो सबसे बड़ा जो चैलेंजेस था, वो चैलेंजेस क्या था? जो सबसे बड़ा चैलेंजेस था कि आपको फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना है, और उसके लिए आपको एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाना है, एंड दैट बॉडी शुड बी द इलेक्शन कमीशन। वो बॉडी जो है वो इलेक्शन कमीशन होगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो होगा वो आपका बॉडी होगा, दैट बॉडी कंडक्ट फ्री और फेयर इलेक्शन, और उसके जो चीफ होंगे दैट शुड बी द चीफ इलेक्शन कमीशन। और उस चीफ इलेक्शन कमीशन को आप पावर दो कि वो फ्री और फेयर इलेक्शन करा सके, किसी पॉलिटिकल पार्टी के को फेवर ना करे या किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर ना रहे, दैट शुड बी, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दो और उसको फ्री और फेयर इलेक्शन करा सके। तो उसके सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमीशन जो हुए थे वो हुए थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन हुए थे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, जिसने फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाया था। ठीक है, क्लियर है? दूसरा था कि आपको एरिया को, आपने देखा था कि मैंने देखा था कि ब्रिटिश इंडिया भी था और प्रिंसली स्टेट भी था, ब्रिटिश इंडिया भी था और प्रिंसली स्टेट भी था, मतलब भारत 565 रियासतों में बटा हुआ था, 565 प्रिंस राजा महाराजाओं में बटा था। अब इसको कंसोलिडेट करके हमने 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाया था उस टाइम में। अब इस स्टेट को भी एक एरिया में डिवाइड करना था, एक इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना था। सबसे बड़ा चैलेंज था कि इलेक्टोरल, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा। फॉर एग्जांपल भिवानी महेंद्रगढ़ इज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसका एरिया कितना बड़ा, लोकसभा का एरिया कितने एरिया तक जाएगा। ठीक है, तो वो एरिया को डिफाइन करना, वो डिलिमिटेट करना कि एरिया डिफाइन करना कि लोकसभा का सीट, एक लोकसभा का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा इस एरिया तक इतने बड़े एरिया में होगा। और दूसरा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का भी एरिया डिसाइड करना कि आपका जो विधानसभा होगा, हर राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उस राज्य में जो विधानसभा होगा उस विधानसभा का कितना एरिया होगा, एक विधानसभा का कितना बड़ा एरिया होगा। तो उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिलिमिटेशन, कि आपको डिलिमिटेट करना है, कि एक बाउंड्री को डिसाइड करना है कि लोकसभा का बाउंड्री क्या होगा और राज्यसभा और विधानसभा की बाउंड्री क्या होगा, एक बाउंड्री को डिसाइड करना। ये सबसे बड़ा चैलेंजेस था। सबसे पहला चैलेंजेस था कि कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये सबसे बड़ा चैलेंजेस था कि आपको फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना, ये सबसे बड़ा चैलेंजेस था। दूसरा चैलेंजेस था कि आपको एरिया डिसाइड करना है लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए आपको एरिया डिसाइड करना है कि दिस एरिया फॉर द लोकसभा एंड दिस एरिया इज फॉर द विधानसभा। एक लोकसभा के अंदर हो सकता है देयर इज सो मेनी लेजिस्लेटिव असेंबली के एरिया हो सकते हैं, तो उस एरिया को डिसाइड करना, ये चैलेंजेस था। तीसरा था कि चैलेंज था कि इलेक्टोरल रोल तैयार करना, कि इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जो इंडिपेंडेंट होने के साथ ही डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया और उसने सभी लोगों को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया, कि 21 साल से उम्र से ज्यादा की उम्र के जो भी लोग हैं उसको वोटिंग राइट्स दिया। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था कि इलेक्टोरल रोल आपको तैयार करना है, कि आपके इलेक्टोरल रोल में जितने भी आपके सिटीजन हैं उनका नाम होना चाहिए जो 21 साल से ज्यादा उम्र के हैं। तो आपको इलेक्टोरल रोल तैयार करना, वी नीड टू कंप्लीट द इलेक्टोरल रोल। ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज था, टू प्रिपेयर ए इलेक्टोरल रोल। चौथा जो चैलेंज था कि 17 करोड़ लोगों का नाम जो है इलेक्टोरल रोल में आना था। उस समय जो आपका, सॉरी, उसमें जो वोटर जो थे, एलिजिबल वोटर थे, वो 17 करोड़ एलिजिबल वोटर थे उस टाइम में, उनका नाम उस इलेक्टोरल रोल में आया। वो इलेक्टोरल रोल को तैयार करना। उसके बाद 3200 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर का इलेक्शन हो। भाई अगर आप अभी देखें, अभी के पैटर्न में और उसमें के पैटर्न में क्या अंतर था, मैं थोड़ा सा एक नया ऐड करता हूं। अभी के पैटर्न में क्या है कि 1952 का जो पैटर्न था इलेक्शन का और आज का जो पैटर्न है 2023 का जो पैटर्न है, दोनों में क्या अंतर है? या लास्ट इलेक्शन जो हुआ, आपका जो लास्ट इलेक्शन जो हुआ वो 2019 में हुआ, दोनों में क्या अंतर था? उस समय जो इलेक्शन हुआ था 1952 में, उसमें आपका जो एमएलए का इलेक्शन और एमपी का इलेक्शन एक साथ हुआ था, कि आप चीफ मिनिस्टर के लिए भी वोट डाल रहे हो और आप प्रधानमंत्री के लिए वोट डाल रहे हो, दोनों इलेक्शन एक साथ ही हुआ। आज क्या है कि आपका एमपी का इलेक्शन अलग होता है, प्रधानमंत्री लोकसभा का इलेक्शन अलग होता है और आपका विधानसभा का इलेक्शन अलग होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन अलग होता है। भाई जरूरी नहीं है कि अभी तो होता ही नहीं है, अभी बात ही चल रही है सरकार, अगेन द इलेक्शन कमीशन एंड गवर्नमेंट इज आल्सो वांटिंग कि आपका लेजिस्लेटिव असेंबली का और मेंबर ऑफ लोकसभा का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन
साइमल्टेनियसली कराया जाए, एक साथ इलेक्शन कराया जाए। बट उस समय होता था कि आपका जो राज्यों का जो चुनाव है, विधानसभा की जो चुनाव है, राज्य के विधानसभा का जो चुनाव है और लोकसभा का जो चुनाव है वो एक साथ होता था। आज पैटर्न बदल चुका है। उसका रीजन है कि अलग अलग टाइम में असेंबलीज भंग हुई, उस कारण अलग अलग टाइम में उसका इलेक्शन होता है। वो एक सबसे बड़ा रीजन था। उस समय जो सबसे बड़ा चैलेंजेस था कि 3200 एमएलए का इलेक्शन कंडक्ट कराना। 3200 एमएलए का इलेक्शन कंडक्ट कराना एंड 489 एमपी का इलेक्शन कराना, लोकसभा का इलेक्शन कंडक्ट कराना। इतने लोगों का के भविष्य का फैसला करना है, ये करना है। और उसमें से क्या था कि जितने लोग थे उसमें से सिर्फ 15% लोग जो एलिजिबल वोटर, मतलब 17 करोड़ जो वोटर थे उसमें से 15% लोग ही सिर्फ साक्षर थे, लिटरेट थे। ओनली 15% पीपल आर लिटरेट। ओनली 15% लोग ही जो थे जो लिटरेट थे। चैलेंजेस में बता रहा हूं। और चौथा लास्ट जो चैलेंज था, ये इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए आपको ऑफिसर्स की जरूरत है, आपको मेन पावर की जरूरत है। उसके लिए 3 लाख मेन पावर की जरूरत है उस टाइम में। कि आप सोचे चैलेंजेस क्या था। सबसे बड़ा चैलेंजेस था कि जो एक बॉडी एस्टेब्लिश करना, जो बॉडी फ्री और फेयर इलेक्शन करा सके और वो कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देना। कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करना और उसको पावर देना कि आप फ्री और फेयर इलेक्शन करा सको। सेकंड, बाउंड्री को डिमार्केट करना लोकसभा के लिए एंड विधानसभा के लिए, आपको बाउंड्री को डिमार्केट करना है। इलेक्टोरल रोल तैयार करना है कि आपने बोला कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सबको वोटिंग राइट्स, तो सभी का नाम वोटर लिस्ट में आ सके। गांव गांव में जाकर के आपको वोटिंग, मतलब वोटर लिस्ट तैयार करना है और लोगों को पता नहीं उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। 17 करोड़ लोग वोटर थे उस टाइम में, उसका रोल तैयार करना। 3200 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर का के भविष्य का फैसला करना, उसका इलेक्शन कराना। 489 एमपी का इलेक्शन करना। और इन इलेक्शन में जो 17 करोड़ वोटर थे उसमें से मात्र 15% लोग लिटरेट, जिसको लिटरेसी था। और उस इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए 3 लाख मेन पावर की जरूरत थी, ऑफिसर्स की जरूरत थी जो इलेक्शन कंडक्ट करा सके। तो ये सबसे बड़ा चैलेंजेस था। और इसको देखते हुए करीबन करीबन 2 बार ऐसा हुआ कि इलेक्शन पोस्टपोन्ड हुआ। 52 में इलेक्शन 51 में होने वाला था, फिर 6 मंथ के लिए बढ़ा, फिर इलेक्शन अगेन 6 मंथ के लिए बढ़ा। तो ऐसा हुआ कि अभी तो इलेक्शन होता है और इलेक्शन की काउंटिंग एक दिन में हो जाती है। उसमें तो आपका बैलेट पेपर से इलेक्शन होता था, तो काउंटिंग मतलब पूरा इलेक्शन प्रोसेस 6 मंथ तक चला। मतलब एक साल तो 1951 में इलेक्शन होने वाला था, वो 52 में हुआ, 2 बार पोस्टपोन्ड हुआ। और पोस्टपोन्ड होने के बाद जो इलेक्शन का जो प्रोसेस चला वो करीबन 6 मंथ तक वो प्रोसेस चला। अब सबसे बड़ा टेस्ट था कि इंडिया के लिए, कि इंडिया ने एक कंट्री जिसने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया, तो इंडिया के लिए वो लिटमस टेस्ट था, सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट था कि आपने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया। और डेमोक्रेसी जो था वो किस कंट्री, कहां के लोग को फेवर करता था, वो प्रॉस्पर्स कंट्री के लिए डेमोक्रेसी था। वो आपके जैसे कंट्री के लिए नहीं था जहां पर 15% लोग साक्षर है, जहां का 17 करोड़ वोटर एलिजिबल है, जहां पर आपने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कर दिया है। और इतने बड़े कंट्री में जहां पर मेन पावर का कमी है, जहां पर डिफिकल्ट ट्रेन है, जहां पर एरिया तक लोगों का पहुंचना मुश्किल नहीं है, वहां के लोगों के लिए डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करना वो बिल्कुल संभव नहीं था। और इंडिया ने उसको एक्सेप्ट किया। और ये कॉन्सेप्ट जो था डेमोक्रेसी जो था, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था, प्रॉस्परस कंट्री के लिए कॉन्सेप्ट था, यूरोपियन कंट्री के लिए, अमेरिकन कंट्री के लिए। बट इस कंट्री ने भी डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया, बट उसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं दिया। भाई यूरोप ने भी, अमेरिका ने भी डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया, बट उन्होंने ये नहीं बोला कि हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देंगे। उन्होंने बोला कि यस डेमोक्रेसी तो है, बट उन्होंने लेटर ऑन, पहले सभी को वोटिंग राइट्स नहीं दिया, जो टैक्स पेयर थे उसको ही वोटिंग राइट्स दिया, महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं दिया। इंडिया ने वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने आजादी के बाद डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया और सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया कि भारत के नागरिक हैं तो आपको वोटिंग का अधिकार मिलेगा, नो डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सबसे बड़ा बिग लिटमस टेस्ट था भारत के लिए, इंडिया के लिए, कि आपने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया, ठीक है, बट यूरोपियन एंड अमेरिकन कॉन्सेप्ट है ये प्रॉस्परस कंट्री का कॉन्सेप्ट है, ये आपके जैसे कंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं है जहां पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, जहां पे इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, ये नहीं। इसके साथ ही इलेक्शन पोस्टपोन्ड हुआ, 2 बार मैंने बताया कि इलेक्शन पोस्टपोन्ड हुआ। अक्टूबर में होने वाला था, ये फरवरी 1952 में हुआ। और 6 महीने तक कैंपेनिंग चला, वोटिंग एंड काउंटिंग का प्रोसेस 6 मंथ तक करीबन चला। तो ये भी एक काफी लॉन्ग टर्म प्रोसेस चला, काफी लंबे समय तक लोगों को इसमें से इलेक्शन इलेक्टोरल कैंपेनिंग में जूझना पड़ा। ठीक है, अब इतना तो होने के बाद वाई डेमोक्रेसी नॉट फेल। अब ऐसा क्या कारण था कि भारत का लोकतंत्र फेल नहीं किया? अगर आप देखें तो
1951 से 52 से लेकर के आज 2023 तक इंडियन डेमोक्रेसी में एक अगर ब्लैक स्पॉट है, दैट वाज द इमरजेंसी 1975, सॉरी 77 में, वो जो था वो ब्लैक स्पॉट था। नहीं तो आज तक इंडियन डेमोक्रेसी में कोई आपका ब्लैक स्पॉट नहीं मिला। तो ऐसा क्या कारण था कि हम भारत का लोकतंत्र फेल नहीं किया? बाकी जितने भी कंट्री था, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, उसने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया। हमारा ही एक दोस्त, हमारा ही एक भाई पाकिस्तान, जिसका डेमोक्रेसी आज तक फेल है, जहां पर आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पाया, वहां पे डेमोक्रेसी फेल है। हम वी आर नॉट ए फ्रगाइल डेमोक्रेसी, वी आर ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। व्हाई? हम एक फ्रगाइल डेमोक्रेसी नहीं है, हम एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। व्हाई? इसका रीजन यह है कि इंडिया में अगर 2014 के इलेक्शन देखे, नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन जीता तो राहुल गांधी ने यह बयान नहीं दिया कि यार भारत के लोग तो पागल है, मोदी को वोट दे दिया। उसने उस डिफीट को एक्सेप्ट किया। कांग्रेस पार्टी ने 2019 में इलेक्शन हारा, और भी पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन हारा, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि लोग पागल हैं, बीजेपी को वोट दे दिया। उन्होंने इस डिफीट को एक्सेप्ट किया। यस, हमें भारत के लोकतंत्र पे पूरा भरोसा है, और जो हुआ उसको, उस मैंडेट को हम मानते। तो इस तरह से हुआ, और हमने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया। वी एक्सेप्ट द डेमोक्रेसी। मतलब अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ने भी उसका रिस्पेक्ट किया, और जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी ने उसने भी उसका उतना ही रिस्पेक्ट किया। सो दैट इंडियन डेमोक्रेसी इज नॉट ए फ्रगाइल डेमोक्रेसी, इज ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। बाकी जितने भी मुल्क हैं, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, जिसने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया, वो फ्रगाइल डेमोक्रेसी बन गया। इंडिया वाज द वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है उसने उसको जिस तरह से एक्सेप्ट किया, उसी तरह से जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी था उसने भी उसको, उस सिस्टम को उसी तरह से एक्सेप्ट किया। तो ये रीजन था कि इंडियन डेमोक्रेसी फेल नहीं किया, बट फिर भी एक पार्टी का डोमिनेंस रहा। अब कैसे रहा डोमिनेंस, इसको भी आप देखेंगे। अब फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में अगर आप देखेंगे तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी का डोमिनेंस रहा। आप बोल रहे हो यू आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, बट देयर इज ए डोमिनेंस ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन मार्क ऑन द डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि आप बोल रहे हो यस वी आर ए डेमोक्रेसी, बट डेमोक्रेसी के बीच में एक ही पॉलिटिकल पार्टी का वजूद रहा इंडिया में। अगर आप देखें तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुआ 1952 से 57 के बीच में कांग्रेस पार्टी, सेकंड जनरल इलेक्शन 1957 से 62 तक कांग्रेस पार्टी सेंटर में, और थर्ड जनरल इलेक्शन हुआ था वो 62 से 67 तक, यहां भी कांग्रेस पार्टी का सेंटर में भी और स्टेट में भी। एक्सेप्ट इन इस एरा में केरला में कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस नहीं रहा। केरला में कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस नहीं रहा, बाकी हर जगह कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस रहा। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि आपका फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में एक पॉलिटिकल पार्टी का डोमिनेंस रहा। अब क्या एक पॉलिटिकल पार्टी का डोमिनेंस रहना ये बताता है कि इंडियन डेमोक्रेसी इज ए फ्रगाइल डेमोक्रेसी और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी? डेफिनेटली वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, बिकॉज हमने मौका दिया सभी पॉलिटिकल पार्टी को। वी डजंट से कि इंडिया विल बी द सिंगल पार्टी डोमिनेंस इंडिया में हुआ, नहीं। हमने सभी पॉलिटिकल पार्टी को बोला कि यस यू कैन कंटेस्ट द इलेक्शन, और कांग्रेस पार्टी ने भी इलेक्शन कंटेस्ट किया, और कंटेस्ट करने के साथ कांग्रेस का 3 जनरल इलेक्शन में डोमिनेंस रहा। अब क्यों रहा वो भी हम देखेंगे। अब फर्स्ट जनरल इलेक्शन का हम जरा देखते हैं क्या रिजल्ट रहा। पहला जनरल इलेक्शन मैंने बताया कि चैलेंजेस ये था, चैलेंजेस के बीच में ही जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन का जो रिजल्ट रहा, इसमें 364 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीता। आउट ऑफ 389 सीट में से 364 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीता। इनका जो मेन अपोजिशन पार्टी था दैट वाज द कम्युनिस्ट पार्टी, जिसने 16 सीट जीता। बट इनका कुछ रीजन में इनका डोमिनेंस रहा। जो आपका त्रावणकोर एरिया था उस टाइम का, जो आज का जो मद्रास है, केरला है, और कुछ उड़ीसा के एरिया में, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का डोमिनेंस रहा। साथ ही साथ सोशलिस्ट पार्टी ने 12 सीट जीता था उस टाइम में, किसान मजदूर संघ ने 9 सीट, और भारतीय जनसंघ जो आज बीजेपी है, जिसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भारतीय जनसंघ था, आज जो मॉडर्न डे बीजेपी है, ये बीजेएस जो है उसमें 3 सीट फर्स्ट जनरल इलेक्शन में जीता था। तो आप देखें तो करीबन 70% जो है वो सीट जो है 70% से भी ज्यादा, 3/4 मेजोरिटी जो है वो कांग्रेस पार्टी ने जीता था। 364 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीता था आउट ऑफ 489 सीट। बट मेन अपोजिशन पार्टी भी कोई नहीं बन पाया था। बट कम्युनिस्ट पार्टी का एक गजब का परफॉर्मेंस रहा, जिसने कांग्रेस को चैलेंज किया, और कुछ बट अक्रॉस इंडिया ने कांग्रेस को चैलेंज नहीं किया। चैलेंज किया मद्रास में, जो आज का मद्रास है, मतलब उस समय का त्रावणकोर जो था, जो आज का मद्रास है, केरला है, तो केरला के रीजन में ही उसने कांग्रेस पार्टी को डिफीट किया, चैलेंज किया। इस फर्स्ट जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस रहा। सेकंड जनरल इलेक्शन अगर आप देखेंगे उसमें भी कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस रहा। कांग्रेस जो है इसमें टोटल 494 सीट पे इलेक्शन होता है, कांग्रेस पार्टी 371 सीट जीतती है, जो कि पिछले इलेक्शन से 7 सीट ज्यादा जीतता है। और इसके साथ ही आपका कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो पिछले इलेक्शन से आपका
11 सीट ज्यादा जीता है। पिछले इलेक्शन में अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी का सीट देखेंगे तो 16 था और इसमें 27 सीट हो जाता है। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है पिछले इलेक्शन से 11 सीट ज्यादा जीतता है, 27 सीट। और कांग्रेस पार्टी जो है पिछले इलेक्शन से 7 सीट ज्यादा जीता है, 64 सीट था, अभी 71 सीट होता है। तो 371 सीट पे कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहता है। थर्ड जनरल इलेक्शन देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी को 10 सीट का नुकसान होता है, 361 सीट जीतता है, और कम्युनिस्ट पार्टी को 2 सीट का फायदा होता है, 29 सीट जीतता है। बट यहां पे सबसे बड़ा चैलेंजेस कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मैंने बताया कि यहां पर एमपी का इलेक्शन भी एक साथ होता था और एमएलए का भी इलेक्शन दोनों साइमल्टेनियसली चलता था। तो इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंजेस कांग्रेस पार्टी को मिला था वो कम्युनिस्ट पार्टी ने दिया था इन द स्टेट ऑफ केरला। कि केरला में अगर आप देखेंगे 120 सीट था टोटल, जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जो सीट था वो 120 सीट था, 126 सीट था, सॉरी 126 सीट था, 126 था, यस 126 था, 126 सीट था। इसमें से 60 सीट कम्युनिस्ट पार्टी जीत जाता है। सीपीआई जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वो 60 सीट जीत जाता है। बट आपको और 5 इंडिपेंडेंट मेंबर को मिला करके ये सरकार फॉर्म कर लेते हैं। लेकिन ये जो है अगर आप यहां देखें तो कांग्रेस पार्टी को एक चैलेंजेस मिलता है केरला में, और वहां पे जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं एनएस रविंद्र पाल जो है वो वहां के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। बट वो 2 साल तक ही चीफ मिनिस्टर रहते हैं। 1959 में आपका आर्टिकल 356 के तहत उनको चीफ मिनिस्टर पद से हटाया जाता है, आपका प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। और फर्स्ट स्टेट इंडिया का रहता है जिसमें प्रेसिडेंट रूल लगता है तो वो केरला रहता है, जहां पर प्रेसिडेंट रूल लगता है। नुमंद्री पाल को कांग्रेस पार्टी हटाती है। अब यहां पर एक आयरनी होता है, सबसे बड़ा आयरनी रहता है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो डेमोक्रेसी में बिलीव करती नहीं। पूरी दुनिया में जहां भी कम्युनिस्ट पार्टी है वो इलेक्शन नहीं चाहते, वो कहीं भी इलेक्शन नहीं। तो अगर आप चाइना को देखें, म्यांमार को देखें, अगर आप रशिया को देखें, जहां भी क्यूबा को देखें, जहां भी कम्युनिस्ट पार्टी है वो डेमोक्रेसी, वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करता है। उनका अपना पॉलिट ब्यूरो का इलेक्शन होता है एंड थ्रू द पॉलिट ब्यूरो का इलेक्शन से ही वहां पे सरकार बनती है। बट इंडिया एक ऐसा कंट्री था जहां कम्युनिस्ट पार्टी ने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया। एक पार्टी दैट वाज द कम्युनिस्ट पार्टी जिसने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया, जिसने इलेक्शन कंटेस्ट किया और इलेक्शन कंटेस्ट करके डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया। मतलब ये एक आयरनी था, सबसे बड़ा आयरनी कि कम्युनिस्ट पार्टी अक्रॉस वर्ल्ड में जहां भी है वो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करती है, वो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी है, विद इन द पार्टी इलेक्शन होता है और फिर वो सरकार बनती है। वहां इंडिया में कहा कि फर्स्ट टाइम से ही कम्युनिस्ट पार्टी ने इलेक्शन कंटेस्ट करना स्टार्ट किया। फर्स्ट में इलेक्शन कंटेस्ट किया, कांग्रेस को चैलेंजेस तो नहीं किया बट करीबन 16 सीट जीता, तो एक अच्छा फर्स्ट टाइम एक अच्छा गुड बैक कह सकते हैं। फिर दूसरी बार में 27 सीट जीता और साथ ही साथ एक स्टेट में सरकार भी बना लिया। केरला में कांग्रेस पार्टी को अपोजिशन में रख करके अपनी सरकार भी बना लिया। और ये पूरी दुनिया के सामने एक सबसे बड़ा एक लिटमस टेस्ट होता है इंडियन डेमोक्रेसी का, कि जो कम्युनिस्ट पार्टी जो कहीं भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करता है, उसने एक इंडिया जैसे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री में, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में, आपका वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करता है। मतलब एक कम्युनिस्ट पार्टी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करता है, इलेक्शन कंटेस्ट करते डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करता है और यहाँ पे गवर्नमेंट को रन करता है। और 2 साल बाद उसकी सरकार चली जाती है ड्यू टू द आर्टिकल 356 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगता है, उसकी सरकार चली जाती है। दैट वाज अनदर स्टोरी। बट एक सबसे बड़ा आयरनी आता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी जो कहीं इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करती थी वो इंडिया में इलेक्शन कंटेस्ट करता है। बिकॉज इसका रूट अलग है कि आपका 1924 में कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में आया था, तो उसका रूट जो डेमोक्रेटिक फॉर्म तो वो पार्टी तो कम्युनिस्ट पार्टी थी बट उसका रूट जो था वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का था और वो इलेक्शन कंटेस्ट करके इंडिया में गवर्नमेंट फॉर्म करता है। अब इतना तो पढ़ लिया भाई, बट सबसे बड़ा रीजन है कि क्या रीजन था कि कांग्रेस का डोमिनेंस था। मतलब कम्युनिस्ट का डोमिनेंस क्यों नहीं हुआ, कांग्रेस का डोमिनेंस क्यों हुआ। और दूसरा था कि भाई ऐसा क्या रीजन था कि वन पार्टी का डोमिनेंस क्यों था। भाई इंडिया बहुत सारे कंट्री में वन पार्टी का डोमिनेंस है। अगर आप देखें तो चाइना में डोमिनेंस है वन पार्टी का, क्यूबा में है और सीरिया में वन पार्टी का डोमिनेंस है। बिकॉज वहां पर कंप्रोमाइजिंग डेमोक्रेसी है, वहां डेमोक्रेसी है ही नहीं, इसलिए वन पार्टी का डोमिनेंस है। अगर आप चाइना में अगर देखेंगे तो वहां पर क्यों वन पार्टी का डोमिनेंस है, बिकॉज वहां एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहां डेमोक्रेसी को कंप्रोमाइज किया उन्होंने। क्यूबा को देखे उसने डेमोक्रेसी को कंप्रोमाइज किया, वहां डेमोक्रेसी नहीं है। सीरिया में देखे वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां डेमोक्रेटिक कंप्रोमाइज डेमोक्रेसी है, इसलिए वहां पर वन पार्टी का डोमिनेंस है। इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है फिर भी एक पार्टी का डोमिनेंस है, क्यों है ये हम आगे देखेंगे कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट व्हाई देयर इज द आपका एक ही पार्टी का डोमिनेंस है, उसका रीजन है।
और दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में एक ही पार्टी का डोमिनेंस है, बट वहां पर डोमिनेंस इसलिए है कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, और डेमोक्रेसी है भी तो कंप्रोमाइज डेमोक्रेसी है। जैसे चाइना में देखिए एक ही पार्टी है, वहां पर डेमोक्रेसी है नहीं, क्यूबा में नहीं है, सीरिया में नहीं है, यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंप्रोमाइज है। कुछ ऐसे कंट्री है जहां पर डेमोक्रेसी है, तो वहां डेमोक्रेसी, वहां पर एक ही पार्टी का डोमिनेंस है, इसलिए है बिकॉज वहां मिलिट्री रूल है, या लीगल मैटर पे उस लीगल फेटर्निटी के कारण वहां पर एक ही पार्टी का डोमिनेंस है। चाहे म्यांमार रखे, बेलारूस रखे, इजिप्ट रखे, इरिट्रिया रखे, वहां पर एक ही पार्टी का डोमिनेंस है, क्योंकि वहां मिलिट्री रूल है। वहां पर डेमोक्रेसी को कंप्रोमाइज किया, या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि देयर इज डोमिनेंस ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी, बट इंडिया में कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था कि देयर इज डोमिनेंस ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी, बट व्हाई देयर वाज द डोमिनेंस ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी। ये क्वेश्चन अराइजेस होता है कि इंडिया में कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है कि देयर विल बी द डोमिनेंस ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी, बट व्हाई देयर विल बी द डोमिनेंस ऑफ वन, व्हाई देयर वाज द डोमिनेंस ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी। कुछ कंट्री में डोमिनेंस था बिकॉज वहां पर कंप्रोमाइज डेमोक्रेसी था, सीरिया में, क्यूबा में, इजिप्ट में, चाइना में आपका कंप्रोमाइज डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी है ही नहीं, इसलिए वो वहां पर वन पार्टी का डोमिनेंस है। दूसरा है, कुछ कंट्री और भी है जहां पे वन पार्टी है, म्यांमार है, बेलारूस है, इजिप्ट है, इरिट्रिया है, वहां पर डेमोक्रेसी है नहीं है, बिकॉज वहां पे मिलिट्री रूल है या लीगल फेटर्निटी का कोई मैटर है, इस कारण वहां वन पार्टी का डोमिनेंस। अब क्या रीजन है कि इंडिया में कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस रहा, इसका मैटर यहां पे आता है। भाई इंडिया में कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस क्यों रहा? इसका रीजन सबसे बड़ा है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसका फ्रीडम स्ट्रगल में कहीं ना कहीं रोल था। आप ये पॉलिटिकल पार्टी 1885 में बनता है, एंड दैट वाज फॉर्म्ड बाय एओ ह्यूम इस पॉलिटिकल पार्टी को बनाता है। अब 1885 में ये पॉलिटिकल पार्टी बनता है, और इसका कहीं ना कहीं फ्रीडम स्ट्रगल इसका रूट था, कि लोगों को पता था कि ये पॉलिटिकल पार्टी ने हमें आजादी दिलाई है, इस पॉलिटिकल पार्टी से गांधी बिलोंग करते हैं, इस पॉलिटिकल पार्टी से नेहरू बिलोंग करते हैं, लोगों को ये पता था। तो कहीं ना कहीं फ्रीडम स्ट्रगल इसका रूट था, लोगों को पता था कि इस पॉलिटिकल पार्टी का बहुत बड़ा रोल है देश की आजादी में, इसलिए इसको वोट। दूसरा था कि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ऐसे थे जो कांग्रेस के लीडर थे, बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जो कांग्रेस के लीडर थे, इसलिए कांग्रेस का डोमिनेंस था। और तीसरा था कि वेल ऑर्गेनाइज पार्टी था, ये पार्टी 1885 में बना था, और हर साल इसका आपका कांग्रेस का सेशन होता था, आईएनसी का हर साल सेशन होता था, कहीं ना कहीं एक वेल ऑर्गेनाइज पार्टी था। जितनी भी पार्टी थी वो ग्रास रूट लेवल पे। आज भारतीय जनता पार्टी का डोमिनेंस क्यों है? बिकॉज दैट पॉलिटिकल पार्टी इज द वेल ऑर्गेनाइज पार्टी। ग्रामीण स्तर पर, बूथ स्तर पर उसके कार्यकर्ता हैं, इसलिए वो एक आज इंडिया में उसका डोमिनेंस है। उसी कारण से कांग्रेस का डोमिनेंस इसलिए था कि फ्रीडम स्ट्रगल में उसका रोल था। फ्रीडम फाइटर, जितने भी फ्रीडम फाइटर थे वो कांग्रेस से, मैक्सिमम फ्रीडम फाइटर बिलोंग्स टू द कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी। फ्रीडम स्ट्रगल में रोल था कि गांधी जैसा पर्सन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता था, नेहरू जो है वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते। तो फ्रीडम स्ट्रगल में इसका रोल था इस पॉलिटिकल पार्टी का। फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो कांग्रेस से आते थे, और वेल ऑर्गेनाइज्ड एक पार्टी था, वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी था, तो ये भी एक रीजन था। और दूसरा था, अगर आप देखें तो गांधी का व्यू अगर यहां पर देखें तो गांधी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करे। कि 1947 में इलेक्शन के बाद इंडिया 1947 में जब आजाद होता है, तो गांधी वांट्स कि कांग्रेस जो है अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करे। वो चाहते थे कांग्रेस खत्म हो जाए। गांधी वांट्स कि कांग्रेस पार्टी जो है वो खत्म हो जाए, इसीलिए गांधी चाहते थे कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो जाए। वो चाहते थे कांग्रेस जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करे, वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहे, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करे, लोगों की भलाई के लिए करे, डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट करने के लिए करे, डेमोक्रेटिक को अपलिफ्टमेंट करने के लिए करे, लोगों को एजुकेशन देने के लिए करे, फीमेल को अपलिफ्टमेंट करने, एम्पावर करने के लिए कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी काम करे, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन काम करे, कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए। क्यों? अगर कांग्रेस पार्टी इलेक्शन लड़ता है तो उसका डोमिनेंस रहेगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि यार इस पॉलिटिकल पार्टी से तो गांधी आते थे, इस पॉलिटिकल पार्टी से तो नेहरू आते थे, इस पॉलिटिकल पार्टी का फ्रीडम स्ट्रगल में रोल रहा, ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, इसलिए गांधी चाहते थे कि ये पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो जाए। गांधी वांट्स एमिडेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए, और आप एक नया ऑर्गेनाइजेशन, एक नया पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, और वो सबके लिए सेम लेवल प्लेइंग फील्ड रहेगा। तो गांधी ऑलवेज वांट्स टू कांग्रेस को आप वैनिश करो, खत्म करो, और वो एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करे। ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाए, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करे, लोगों के अपलिफ्टमेंट करने के लिए, डेमोक्रेसी को अपलिफ्टमेंट करने के लिए, एक थिंक टैंक के रूप में, फ्रीडम स्ट्रगल की बातों को लोगों को याद दिलाने के लिए, और एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सिर्फ काम करे, एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में काम नहीं करे। बट कांग्रेस बिकेम ए पॉलिटिकल पार्टी, और 3 जनरल इलेक्शन तक इसका डोमिनेंस रहा, और 4th में जाके भी कांग्रेस की सरकार बनती है, बट उतना ज्यादा डोमिनेंस नहीं रहता है। 4th में भी इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर लेटर ऑन, बट उसका डोमिनेंस उतना ज्यादा नहीं रहता है, वो डोमिनेंस थोड़ा कम होता है। बिकॉज सेकंड में हमने देखा कि एनएमएस नमुंद्री पाल जो थे वो केरला में उनकी सरकार बनती है, और उसने कांग्रेस के डोमिनेंस को कहीं तक चैलेंज, एक स्टेट में कांग्रेस के डोमिनेंस को रोकता है,
जो केरला स्टेट था वहां कांग्रेस के डोमिनेंस को रोकता है, बट अक्रॉस इंडिया जो है वो 3 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस का पूरी तरह डोमिनेंस था। तो आज के लिए मुझे लगता है कि इतना ही रहने देना चाहिए। आज के लिए इतना ही रहने देता हूं, फिर आगे देखेंगे।